हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि लगभग हर ईयर में पूछे गए हैं, हर पेपर में पूछे गए हैं और उन्हें आप कैसे आसानी से बना सकते हैं, उन सभी के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, ये DSSB ने सुपर टेट में भी आपको सभी के सभी पूछे हुए हैं और बार बार पूछे हुए हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें अब कैसे आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उनके बनाने का। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। आपके पास जो कॉन्सेप्ट है परसेंट के बारे में, आप आसानी से परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ही इसे बना सकते हैं और नहीं तो इसके ट्रिक के बारे में बात करें तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए इसके कॉन्सेप्ट से हम लोग हल करते हैं। प्रश्न करा है कि यदि नीता का वेतन नीतू से 25% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नीता कह रहा है कि जो नीता का वेतन है ना वो नीतू से 25% अधिक है। नीतू से क्या है, 25% अधिक है। तो यदि नीतू का 100% है इसका वेतन, तो इसका कितना होना चाहिए, 125 होना चाहिए। इतनी बात समझ आ रही है। आगे इसमें करा है तो नीतू का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, इसके बारे में। नीतू का कितना कम है नीता से, इसके बारे में आपसे कह रहा है ना। कितना कम है, 25 कम है। ये 100 है तो ये कितना है, 125 है। नीतू का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ पर बात किया जाए कि कितना कम है, 25 कम है। ये तो बात आपको समझ आ रही है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगी, मैं आपको बार बार बताया हूँ कि जब भी जिसका प्रतिशत निकालना हो ना तो जो पूछा जाए उसे आपको हमेशा ऊपर रखना है और जिससे तुलना किया जाए उसको आपको हमेशा नीचे रखना है। प्रतिशत ही तो निकालना है तो 100% से हमेशा क्या कराना है, गुणा कराना है। ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि नीता से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 25 कम है। तो जो पूछा जाएगा उसे आप ऊपर रखिएगा। तुलना किससे होगा, नीता से। नीता है कितना, 125 है, 125 हो गया। प्रतिशत निकालना है 100% से ही तो आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 बार में कैंसिल। इसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 बार में कैंसिल। तो कितना आने वाला है, 20% कम है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप इस तरह से कॉन्सेप्ट का यूज करके आसानी से बना सकते हैं। और नहीं तो आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं करना है। ये फार्मूला है x बटा के 100 प्लस माइनस x। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुणा कराना है। यहाँ x क्या है, ये प्लस माइनस क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ वाली जो वैल्यू दिया रहेगा वही x है। प्लस माइनस के बारे में बात करें यहाँ पर, तो यहाँ 25% अधिक के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी अधिक के बारे में बात करेगा प्लस का यूज कीजिएगा और जब भी कम के बारे में बात करेगा माइनस का यूज कीजिएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग बना करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 25% अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपको 25 हो जाएगा। 100 अधिक के बारे में बात कर रहा है प्लस x का वैल्यू कितना, 25। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुणा कराना है। ठीक है। यहाँ यदि कम के बारे में बात करता कि 25% कम है तो आपको माइनस का यूज करना होता। तो ये हो जाएगा 25 और बटा के 125 है ना, ये 25 बटा के 125 हो जाएगा ना और गुना आपका 100 है। ठीक है ना। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो वही तो बात आपको आने वाला है, 20% आने वाला है। और 20% कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? तो आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो ये कॉन्सेप्ट आपको यदि पता हो तो आसानी से आप बना सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यदि यहाँ पर कम के बारे में बात करता तो आपको माइनस वाला यूज करना है, अधिक के बारे में बात करना है तो कर रहा है तो आपको यहाँ पर प्लस का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा आता है और ऐसे प्रश्न तो निश्चित है कि आपको पूछे ही जाते हैं। इन प्रश्नों को आपको कैसे बनाना है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है और आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज संघ में अध्यक्ष का चुनाव हुआ। विजेता ने कुल मतों का 85% प्राप्त किया। ध्यान दीजिए, कुल मत अपने आप में होंगे 100%। विजेता जो जीता उसे 85% मत मिला, जो हारा उसे 15% मत मिला। यहाँ तक ये बात आपसे कह रहा है। जो 85% विजेता को मत मिलेगा तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 15% मिलेगा। सीधा सीधा बात है। आगे इसमें बारे में बात कर रहा है कि जो 85% प्राप्त किया और ये 5600 मतों से जीता। जो ये 85% प्राप्त किया ना, ये 5600 मतों से जीता। जीता कितना से, 5600 से
जीता। ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पर कि ये 5600 से जीता, ये 5600 मतों से जीता ना। लेकिन प्रतिशत के बारे में बात करें यहाँ पर, इसे 85% मिला, दूसरे उम्मीदवार को 15% मिला मत, तो कितने परसेंट मत से जीता? ध्यान दीजिए, कितने परसेंट मत से जीता? 70% मत से जीता। ये 15% वाला कितने परसेंट मत से हारा? तो 70% मत से हारा। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। इसे 85% मिला, इसे 15% मिला होगा, तभी तो आपको 100% होगा। तो ये आपको 15, ये 85% हो गया। इसके बारे में बात करें, ये कितने परसेंट से हारा? तो 70% से हारा। ये 85 वाला कितने परसेंट से जीता? तो 70% से जीता। लेकिन मतों के बारे में बात करें तो वो 5600 मतों से जीता, अर्थात जो 70% है वो 5600 के बराबर होगा। अर्थात ये क्या हो गए? इसके बराबर होंगे, क्योंकि परसेंटेज में तो इतना से जीत हार हुई, लेकिन वोटों में 5600 से जीत हार हुई, इसके बराबर हो गया। इसलिए 70% बराबर इतना, तो 1% बराबर 5600 बटा के 70 हो जाने वाला है। आपको निकालना क्या है? निकालना है यहाँ पर कि हारने वाले उम्मीदवार के कितने वोट मिले, इसके बारे में निकालना है। तो हारने वाला उम्मीदवार को वोट कितना मिला है? 15% वोट मिला है। आपको निकालना है 15% का ही तो सिर्फ वैल्यू, और जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1% बराबर इतना हो जाएगा, तो 15% बराबर 5600 बटा के 70 और गुना आपका 1500। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 8 7 56 80, ठीक है ना। 1500 नहीं बल्कि आपका यहाँ पर 15 होगा, ठीक है ना। 15% का वैल्यू निकालना है तो 15 होगा। इसे आप गुणा कराइएगा तो आएगा 1200। 1200 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, तो जरूर इसे आप बना ही लेंगे। जब भी ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो सिर्फ यही काम करना है और आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आप अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अपने आप में इनके कॉन्सेप्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, इस पैटर्न पर भी आपको हर बार प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे? ऐसे प्रश्नों को भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बात समझिए, यहाँ पर बात कर रहा है कि एक परीक्षा में 20% अंक, कोई विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त हो रहे हैं, 20% अंक प्राप्त हो रहा है, और वह 50 अंकों से क्या हो रहा है? अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हो जा रहा है। तो यदि हम इसमें 50 अंक और जोड़ दें, 50 अंक इसमें यदि हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। इतनी तो बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे इसमें क्या कह रहा है इसके बारे में देखिए। आगे इसमें कह रहा है कि अंक प्राप्त करता है यहाँ पर, जबकि एक अन्य उम्मीदवार 80% अंक प्राप्त करता है। यहाँ पर दूसरा उम्मीदवार कोई है, वो 80% अंक क्या करता है? प्राप्त करता है। और आगे इस प्रश्न में वो कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से ये 34 अंक अधिक प्राप्त करता है। ये जो है ना, ये जो 80% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण जितना में होना चाहिए उससे 34 अंक अधिक इसको मिलता है 80% पर। कहने का अर्थ क्या है कि ये क्या है? ये अधिक है उत्तीर्ण होने से। तो यदि हम इसमें से 34 को घटा दें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसमें से 34 घटा दें, क्योंकि 34 क्या है? उत्तीर्ण होने से अधिक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका भी जो अंक होगा ना, तो सिर्फ उत्तीर्ण तक ही इसका आपको अंक होने वाला है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। क्या नहीं समझ में आ रही है? मैं आप देखिए, यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि 20% कोई उम्मीदवार अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो यदि वो 20% अंक प्राप्त करता है, उसमें 50 अंक और जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत? और दूसरा बात आपसे कह रहा है कि एक उम्मीदवार है जो कि 80% अंक प्राप्त करता है और जितना में उत्तीर्ण होना चाहिए उससे 34 अधिक अंक प्राप्त करता है। क्या करता है? 34 अधिक अंक प्राप्त करता है। तो यदि हम इसमें से 34 घटा दें तो भी क्या हो जाएगा? जितना उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए उतना ही आपको इसका भी अंक हो जाने वाला है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब यहां से आपको निकालना क्या है? यहां से अंक आपको निकालना है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। अर्थात जो वह न्यूनतम अंक क्या है जिस पर कि उत्तीर्ण हो रहा है विद्यार्थी, उस उत्तीर्ण अंक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब आप आसानी से बता सकते हैं ये भी क्या है? उत्तीर्ण हो रहा है इतना करने पर, ये भी क्या है? उत्तीर्ण हो रहा है। अर्थात ये है ये जो है ये इसके क्या होगा? आपको बराबर होगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अर्थात 20% प्लस 50 अंक बराबर किसके होंगे? 80% माइनस 34 अंक के।
क्या कोई दिक्कत है? इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्या है, उत्तीर्ण हो रहे हैं इतना पर, ये 80% है, इसमें से 34 घटाने पर उत्तीर्ण के बराबर ही अंक प्राप्त होगा। ये 20% है, उसमें 50 अंक जोड़ने पर उत्तीर्ण के बराबर ही उसका अंक हो जाएगा। सिर्फ इतना ही बात आपको यहाँ पर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये परसेंटेज है, परसेंटेज वाले को एक साइड में ले जाइए, जो आपको अंक है उनको एक साइड में लेकर जाइए। तो 20 को 80 के उधर लेकर जाइएगा, 34 को इधर लेकर के आइएगा, तो ये हो जाएगा 60%। तो 60% बराबर क्या हो जाने वाला है, ये 50 से इधर आकर के जुड़ जाएगा, अर्थात 84 हो गया। ठीक है, ये आपका 84 हो गया। तो 60% का वैल्यू आपका यहाँ पर 84 है। आपको यहाँ पर चाहिए था, यहाँ पर जो आपका चाहिए था वो उत्तीर्ण होने का, तो उत्तीर्ण होने का अंक तो यही ना है, 80 माइनस 34 कर लीजिए, 80% से घटा लीजिए, और नहीं तो 20% में 50 जोड़ दीजिए, दोनों से आपको उत्तीर्ण वाला ही अंक आपको प्राप्त होने वाला है। इस तरह से कीजिएगा तो भी आपको उत्तीर्ण का अंक ही आपको प्राप्त होने वाला है, और इससे आप निकालिएगा तो भी आपको उत्तीर्ण का अंक ही निकलने वाला है। तो 60% का वैल्यू इतना है, इसलिए आप 1% की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 84 और बटा के आपका 60 हो जाने वाला है। इसलिए आपको निकालना है कि उत्तीर्ण अंक, तो ये भी क्या है, उत्तीर्ण अंक है। तो इसमें भी आप आसानी से पुट कर सकते हैं कि जब 1 का वैल्यू इतना है तो 20 का वैल्यू 20 गुना इतना। ठीक है, तो ये आपका 20 गुना 84 और बटा के आपका 60 हो जाएगा, और नहीं तो इसमें भी आप पुट कीजिएगा तो यही बात आपको निकलने वाला है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, और प्लस 50 है तब 50 कर दीजिएगा, यही तो उत्तीर्ण का अंक है और इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका 20 यहीं आपका 60 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 8 24, 28 हो जाएगा। 28 से 50 कितना होने वाला है, 78 होने वाला है। अर्थात 78 अंक पर क्या हो रहा है, सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं, 78 अंक पर उत्तीर्ण हो रहे हैं। 78 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। यहाँ पर जो हमने वैल्यू पुट किया है, यहाँ पर 80% का भी हम लोग वैल्यू पुट करके उसमें से 34 घटाएंगे तो भी आपको 78 ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ये भी उत्तीर्ण का ही अंक है और ये भी उत्तीर्ण का ही अंक है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपको बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 20% की हानि पर बेचा। जो पुस्तक को बेचा 20% की हानि पर बेचा, तो पुस्तक का जो आपको क्रय मूल्य होगा अपने आप में 100% होगा। इतनी बात तो आप जानते हैं। 20% की हानि पर बेचा तो कहने का अर्थ क्या है कि 80% पर बेचा, तभी तो 20% की हानि हुई। आगे इसमें कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य में 120 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो 10% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बात कर रहा है, ये 80% है यहाँ पर, और इसमें ये कह रहा है कि 120 रुपये जोड़ दिए जाएं। 120 रुपये क्या जोड़ दिए जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि इसमें 120 जोड़ दिए जाए ना तो ये क्या हो जाता है, 10% का लाभ कमाता है। अर्थात ये 100% है, 10% का लाभ कमाएगा, अर्थात 110 हो जाने वाला है। क्या कोई दिक्कत है? मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये 80% है। पुनः एक बार प्रश्न को पढ़िए। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 20% की हानि पर बेचा। 20% की हानि पर बेचा कहने का अर्थ क्या है कि 80% पर बेचा। बात समझ में आई? आगे कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य में 120 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, जो बेचा 80% में ना, इसमें यदि हम 120 रुपये जोड़ देते हैं तो उस स्थिति में वृद्धि की जाती है तो 10% की लाभ हो जाता है। 10% की लाभ हो जाता है, अर्थात जो 100 था 10% का लाभ हुआ, अर्थात 110 में बेचा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य रुपये में क्या था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पर तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, और 100% का वैल्यू निकालिए और आसानी से कैलकुलेट हो जाने वाला है। 80% इधर जाकर के घट जाएगा, अर्थात यहाँ पर 80, 110 में से 80 घटेगा 30%। तो अब आपको यहाँ पर ये पता चला कि जो 30% की वैल्यू है ना, वो आपको 120 है। जब 30% की वैल्यू 120 है तो आप 100% निकाल सकते हैं। इसलिए 1% की वैल्यू 120 बटा के 30 हो जाएगी, 120 बटा के 30। इसलिए आपको 100% की निकालनी है ना, तो 100% की कितना हो जाएगा, 120 बटा के 30 और गुना आपको 100, क्योंकि यहाँ पर आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो आपको 100% की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसे कैंसिल करा लीजिए, 3 चौके 12, 4 हो गया, तो कितना आया, 400 रुपये होगा, अर्थात उसका क्रय मूल्य कितना है, 400, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आसानी से आप बना सकते हैं। जैसा प्रश्न कह रहा है सिर्फ वैसा कीजिए और आसानी से
कोई भी प्रश्न को आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? आप जानते हैं कि अंकित मूल्य जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है, इतनी बात तो आप जानते हैं। अब प्रश्न के अनुसार आपको कुछ नहीं करना है। जो कॉस्ट प्राइस है ना, इसको आपको हमेशा इनका रेशियो लेना है, कॉस्ट प्राइस और MRP का, ठीक है ना। इनका रेशियो आपको लेना है और इनसे आप प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है ना, 100% है, 20% की छूट दी जाती है तो ये आपको कॉस्ट प्राइस हुआ। आपको MRP के बारे में बात किया है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दी जाती है तो लाभ 40% है। जब छूट दी जाती है ना तो लाभ 40% होता है, लाभ 40% होता है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, इसका MRP कितना होने वाला है, इसका जो MRP होने वाला है 100 और प्लस आपको 40 होने वाला है, 100 प्लस आपको 40 होने वाला है। जब यहाँ 20% की छूट दी जाती है ना तो उसका जो लाभ है वो आपको 40% होने वाला है, अर्थात यहाँ पर 100 प्लस 40 होने वाला है MRP। आगे इसमें कह रहा है कि यदि छूट को बढ़ा करके 40% कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब इसका कॉस्ट प्राइस 80 हो रहा है तो जो उसका MRP है वो हो जा रहा है 140। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर यदि छूट को 40% बढ़ा दिया जाए, जब ये छूट है ना ये आपको 40% और कर दिया जाए, छूट इसमें पहले 20% था, अब इसमें 40% और छूट कर दिया जाए। क्या किया जाए? 40% और छूट कर दिया जाए तो 140 का 40% कितना होने वाला है? 140 का 40% का बार 14 चौके 56, अर्थात यहाँ पर 56 रुपये और क्या होने वाला है, आपको यहाँ पर घटने वाला है, 56 रुपये आपको घटने वाला है। तो 140 में से 56 रुपये आप घटाइए तो आपका 4 आएगा और आपका यहाँ पर 4 आएगा तो ये आपको 13 हो जाएगा और 13 में से 5 जाएगा, आपको 8 रुपये, अर्थात 84 आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि 40% घटाते हैं तो आपको 84 आने वाला है, अर्थात 40% घटेगा तो 84 आएगा। आगे इस प्रश्न में कह रहा है कि दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत के बारे में आप बताइए कि कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर था कितना, 80 था, हो गया कितना, 84, तो कितना का लाभ हुआ, यहाँ पर आपका लाभ कितना का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 4 का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 4 का लाभ हो रहा है और इसी का प्रतिशत आपको निकालना है। आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत कुछ भी आपको निकालना हो, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत कुछ भी आपको निकालना हो तो जो पूछा जाता है उसे आपको हमेशा ऊपर रखना है, जिससे तुलना किया जाता है उसको हमेशा आपको नीचे रखना है। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुणा कराना है। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ कितने का हुआ, 4 का हुआ, लाभ यहाँ पर कितना हुआ, 4 का हुआ। अब यहाँ पर तुलना किससे होगा, यहाँ पर आपको तुलना किससे होगा, कॉस्ट प्राइस से तुलना होगा। तो कॉस्ट प्राइस है कितना, 80 है, तो बटा में क्या हो जाएगा, आपका 80 हो गया। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुणा कराइए, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 20 चौके 80, अर्थात ये 5, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि 5% का लाभ हुआ। कितना का हुआ लाभ, 5% का लाभ हुआ। 5% कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान देना है। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ये काफ़ी ही अपने आप में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और ये सभी के सभी प्रश्न आपको बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न कॉमन प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपको बार बार पूछाता है। ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले दो वृत्ताकार शंकुओं की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है। बात समझिए, यहाँ पर जो ये दोनों शंकु है ना, इनकी जो ऊंचाइयाँ हैं आपको यहाँ पर समान है। दोनों की ऊंचाइयाँ क्या है, आपको समान है, अर्थात ये वाली जो हाइट है ना ये आपको दोनों की समान है। आगे इसमें कह रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ये 3 इकाई है तो ये आपको 4 इकाई है। यहाँ पर बात कर रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात बताइए कि क्या होगा। आप जानते हैं कि जो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² होता है, इतनी बात तो आप जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, और इस शंकु के बारे में बात करते हैं, ये भी 1/3 πr² होगा। r² आपका यहाँ पर h होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी क्या है आपको कांस्टेंट है, इन्हीं का अनुपात आपको बताना है, जबकि यहाँ पर त्रिज्याएं 3 और 4 दी हुई हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक प्रश्न में ये भी बात कर रहा है कि ऊंचाइयाँ क्या है, समान है। तो जो ऊंचाई इसकी है वही ऊंचाई आपको इसकी है। त्रिज्याएं अलग अलग हैं, ये त्रिज्या r है तो ये आपको बड़ा R मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर
पर जो ये है ना आपको कांस्टेंट है, 1/3 पाई, 1/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट अर्थात ये न बढ़ने वाला है न घटने वाला है। यहाँ पर एच के बारे में बात करें, जब दोनों में समान हो जाए तो भी ये भी क्या करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर एच कांस्टेंट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, बात समझिए। ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट एच होता है नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाइयाँ दोनों का समान है तो ये भी दोनों क्या है, कांस्टेंट का ही काम करेंगे। तो एच भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के हाइट क्या है, समान है। अब आपके पास बचा r² और r। तो ध्यान दीजिए इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या आपको यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा अनुपात, यहाँ पर इसकी त्रिज्या 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमने लिया है ना, ये क्या लिया है, इनका आयतनों का अनुपात लिया है। तो ये क्या है, ये आयतन ही तो है ना, ये क्या है आपको आयतन ही है, इन्हीं का तो मैं अनुपात लिया हूँ। अर्थात 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, त्रिज्याओं का स्क्वायर का अनुपात ही आपका इनके आयतनों का अनुपात होने वाला है। तो ये 9:16 हो जाएगा इनके आयतनों का अनुपात, 9:16 ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? तो जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। ये मन में ही आपको प्रश्न बनने वाले हैं, इतना कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको मन में ही पता है कि 1/3 पाई क्या है, आपको कांस्टेंट है, एच तो दोनों में समान है तो एच से कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात त्रिज्या का स्क्वायर होगा तो जितना इसका स्क्वायर होगा उतना भी इसका स्क्वायर हो गया। तो इसका अनुपात सिर्फ आपको ले लेना है, इसी के स्क्वायर का अनुपात आप ले लेते हैं, आपको डायरेक्ट यहीं पे पता चल जाएगा कि ये 9:16 होता। इतना कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानेंगे तभी ऐसा कर पाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, आपको ये बात आसानी समझ में आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ये भी आपको हर बार पूछा आता है और हर तरह के एग्जाम में पूछा आता है और इसे ही बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या है वो कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट है कि दो संख्याओं का गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ये बार बार आपका कॉन्सेप्ट यूज होता है और इसी कॉन्सेप्ट पे ये आपको बनने वाले हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एचसीएफ 12 है, एलसीएम 144 है। यहाँ पर जो है ना 144 एलसीएम है और एचसीएफ है 12। यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है कि 48 है, तो दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, या फिर जो भी आगे पूछेगा उसके बारे में हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप दूसरी संख्या के बारे में आसानी से निकाल सकते हैं। बरचौके 48 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 4 × 12 और आपका यहाँ पर 6 चौके 24, ठीक है ना, 36 हो गया, ठीक है। तो 6 चौके 24 अर्थात जो दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो गई 36 प्राप्त हो गई। आपको निकालना क्या है, अब इसको देखिए। तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है कि इन दो संख्याओं का योग। तो पहली संख्या कितनी है, 48 है, इन्हीं का योग तो आपको निकालना है ना, n1 और n2 का आपका योग निकालना है। अर्थात 48 और प्लस आपका 36 करना है, योग करना है। तो योग कीजिएगा, कितना आने वाला है, 84 आने वाला है। 84 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए और यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यदि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो अच्छी बात है। मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बहुत बढ़िया लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।